हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से मौर्य राजवंश। जैसे कि हम आपको बता चुके थे इसके पहले मगध साम्राज्य के बारे में, और मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, और मगध साम्राज्य में कौन कौन से ऐसे वंशज हैं जिनका राज और जिनका शासन है वह चला है। तो उसमें से एक प्रमुख जो राज्य वंश है वह है मौर्य राजवंश। और आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो यह जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे क्लासेस को आप लगातार देख रहे हैं तो मेरी बातों को आप ज़रूर समझ रहे होंगे और उसको फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीके में हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिए और इसके साथ साथ इसका नोट्स बनाने का कोशिश आप ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मौर्य राजवंश। देखिए, मौर्य राजवंश जो है वह 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक चला था। एडी और बीसी का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ। प्लीज़ इसमें आप कन्फ्यूज़न ना पालेंगे। ठीक है, आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, बट अगर कन्फ्यूज़न है तो आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें जाकर एक बार देख लीजिए, या तो मेरे पहले वाले लेक्चर को जाकर देखिए। ठीक है, पहले तो एक गलती आप यहाँ पे यह कर रहे हैं कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपने आप को सफल देखना चाहते हैं तो आपके पास आपका हथियार, अस्त्र और शस्त्र होना अति आवश्यक है। और एक विद्यार्थियों के लिए क्या अस्त्र और शस्त्र होना चाहिए आप अपनी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, वह भली भांति आप उसको जान रहे हैं, तो इसको मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मौर्य राजवंश। इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आई, और जिस बात को मैं आपको बता दूं और आपसे शेयर कर दूं। देखिए, यह बात यह है कि जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, वह क्लास 6 के हैं, 9th के हैं और 11th में आर्ट्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आर्ट्स एंड, ठीक है, एंड साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको मिटा करके अच्छा से लिख दूँ ताकि आप देख सके। आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ रात को 9:30 बजे, यानी कि 9:30 बजे आपकी लाइव क्लासेस MCQ फॉर्म में चलती है। ठीक है, MCQ की लाइव क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब पे चल रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर अपने आप को जांच करना चाहते हैं, अपने आप को टेस्ट देना चाहते हैं कि अभी तक आपने जितने सारे क्लासेस को अटेंड किया और उससे आपको क्या सीख मिला और आप उस टॉपिक को कितना कवर कर पाए हैं, कितना सीख पाए हैं, उसका टेस्ट करने के लिए हर रोज़ रात को आप 9:30 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है यह बातें आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक यह है कि मौर्य राजवंश और इसका जो शासनकाल है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, जो कि यही टॉपिक, जो यही पॉइंट है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। यह कालखंड है जो, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लेवल के एग्ज़ाम के लिए यह VVI हो जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे प्रश्न आएगा कि यह मौर्य हैं, यह क्या है, मौर्य कौन थे, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। जो है ब्राह्मण, साहित्य और विष्णु और भी सारे बुक हैं, मुद्रा राक्षस और कथा चरित्र सागर, इन सब में जो मौर्य का उल्लेख है यह बताया गया है। इसमें यह एक क्षुद्र जाति है। ठीक है, बट एक बात यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे, जो कि बौद्ध धर्म हम लोग इसके पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वहीं बौद्ध परंपरा जो कि आपको भी हम बताए हैं, तो प्लीज़
क्लासेस एंड होने के बाद मुझे कमेंट करेंगे कि यह मौर्य वंश का जो है, सॉरी चलिए आते हैं टॉपिक पे, कुछ हम अलग ही भटक गए थे। चलिए देखिए, यह जो बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है और यह बताया गया कि यह गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा और यहाँ पे देखेंगे, ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति था। ठीक है, यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण नहीं है, बट जो अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ और बताने चल रहा हूँ वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको देखना है। जैसे कि आपको मालूम है कि सभी राज्यवंशों में से जो मौर्य राजवंश है, जिसका उदय 322 बीसी से लेकर 185 बीसी के अंदर हुआ है, यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था? यह मगध पे राज करने वाला एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, यह साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैं उल्टा सीधा बोल चुका हूँ, सॉरी इसके लिए। देखिए, यह जो साम्राज्य है पूर्व में, ठीक है, मगध जो राज्य है, मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ। ठीक है, इसकी जो राजधानी पहल बनी वह पाटलिपुत्रा। ठीक है, क्या है? पाटलिपुत्रा। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की जो राजधानी है वह कहाँ थी, तो वह है पाटलिपुत्रा। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, पाटलिपुत्रा, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं कह दे रहा हूँ, इतना याद आप रखिएगा, आपके लेवल के एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मौर्य राजवंश का जो शासनकाल है 322 बीसी में स्टार्ट हुआ था। इन वर्षों में कई शासक हुए, जिसमें निम्न 3 राज्यवंश जो हैं शासनकाल के उल्लेखनीय हैं। देखिए, यह जो मौर्य राजवंश जब शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो इसमें अनेकों राजाएं आए। ठीक है, क्या है? अनेक राजाएं आए, शासक आए, बट जो सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध है और आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वह 3 हैं। वह 3 कौन कौन से हैं, जो कि चलिए हम अब इस नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं इसके पहले ही क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि मौर्य वंश जो है क्लासेस में नहीं, इसके पहले ही 322 बीसी से लेकर 185 बीसी के मध्य रहा है। तो यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था और हम आपको अभी बताए हैं कि इनमें अनेक शासक आए, बट जो 3 हैं वह सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं, उल्लेखनीय हैं। यानी कि पहले जो हुए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिनका शासनकाल बच्चे 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक रहा। जस्ट 298 बीसी के बाद बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का जो पुत्र है यही है बिंदुसार, और इनका जो शासन काल जो है 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा। यह बहुत कम दिनों तक शासन किए इस गद्दी पे। ठीक है, 298 से इनका जो शासन रहा 273 तक ही था। ठीक है, बट जब ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो देखेंगे उसके बाद आते हैं हमारे अशोक, और अशोक का जो शासन काल है 273 से 232 बीसी। यानी कि स्टूडेंट्स आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, इन 3 शासक के बारे में आपको जानना है, बस इतना अगर आप जान लेते हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है इससे ज़्यादा डीप आपसे आपकी एग्जामिनेशन में नहीं पूछने वाला है, मेरा यही मानना है। और जो बच्चे अगर इससे भी ज़्यादा जाकर पढ़ना चाहते हैं वह बेशक जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इस मौर्य राज्यवंश में इन 3 उल्लेखनीय राजाओं के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो मौर्य वंश का संस्थापक हैं, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके यह अपना मौर्य वंश का शासन स्थापित किए। इन चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, यह बता देते, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य का पिता का नाम था चंद्रवर्धन। ठीक है, इनके माता का नाम था मौरा। ठीक है, और ये दोनों के ये पुत्र थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और यह जो थे चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन के क्या थे? राजकुमार थे। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, यह सब कुछ है जो
आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन प्रश्न जहाँ से बनना स्टार्ट होता है हम आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं और वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं और एक एक करके सभी को ख़त्म करते हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा यहाँ पे, देखिएगा ज़रा आप। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पेज को चेंज करते हैं, अरे इस पेज को लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है, देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यानपूर्वक हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पे चंद्र, ठीक है, लिख लीजिए जरा, चंद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य। चलिए, मैं तो यहाँ लिख दिया। मुझे ऐसा उम्मीद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी हेडिंग दे चुके होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है बच्चे, आप लिख लो कब से कब रहा है, 322। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 322 से लेकर के 298 BC तक रहा है। ठीक है, BC तक रहा है इनका शासनकाल। तो यहाँ पे इतने पॉइंट को नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम देख लेते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एक भी प्रश्न आप ना छोड़ पाएँ। ठीक है, देखिए, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक हैं वह बृहद्रथ था। बस एक पॉइंट इसको ऐड कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए बनता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता इतना डीप जाकर आपसे पूछेगा, बट जान जाइए, चंद्रगुप्त जो थे यह राजखेलम जो है, सॉरी राजकीलम, ठीक है, राजकीलम, ठीक है, कीलम जो खेल है, यह खेल, राजकीलम खेल खेलते थे। लिख लो इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम खेल खेला करते थे। यह महत्वपूर्ण है, आपसे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजकीलम जो खेल है किन राजाओं के द्वारा खेला जाता था, कौन राजा इस खेल को खेलते थे। अनेक तरीके से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, बस इस पॉइंट को आप नोट कर लो। जैसे भी प्रश्न बनेगा आप इसको आराम से करके आओगे। ठीक है, बट इस पॉइंट को आप नोट कर लो। ठीक है, पहला मैं यही कहूँगा, तो यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा जो विश्वविद्यालय था जो सुप्रसिद्ध था और जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे, तो वह था तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से माना जाता है। क्या? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से माना जाता है। इतना आप जरूर नोट कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश का अंतिम जो शासक था घनानंद, उसका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो चाणक्य ने उनके दरबार में आए और उनसे कुछ वार्तालाप हुई और चाणक्य को जो घनानंद था वह घोर अपमान किया, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपना शिक्षा दिया और उसके वंश का विनाश कराया। ठीक है, तो यह सारी पॉइंट है, बट यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आचार्य विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे। देखिए, अब प्रश्न यहाँ से यह नहीं पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य थे उनका घोर अपमान किनके घोर अपमान हुआ। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाणक्य का जो दूसरा नाम क्या है, हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। चाणक्य, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चाणक्य, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाणक्य कहें या यहाँ पे हम आपको बता दें आचार्य समुद्र क्या है यहाँ पे, सॉरी, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त कहें, गुप्त, या बाबू देख लो, या कौटिल्य। ठीक है, या कौटिल्य कहें, यह इन्हीं का नाम है। क्या है? यह इन्हीं का नाम है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वह कौन से पद से सुशोभित थे, या और अनेकों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री
और साथ ही साथ उनके पुरोहित थे। ठीक है, क्या थे? पुरोहित थे। तो इन सारे पॉइंट को नोट कर लो, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट कर लेना। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह आ रहा है अब कि कौटिल्य के द्वारा यानी कि चाणक्य के द्वारा, लिख लो, कौटिल्य के द्वारा ठीक है, द्वारा क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, शास्त्र की रचना की गई, ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की गई। यह इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। मैं आपको जितना भी स्टार इसके लिए दूं कम है। क्या है? यह वीबीआई है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट कर लेना कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र जो है उसकी रचना की गई है, जो एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम है यूनानी साहित्य में। ठीक है, यहाँ नोट कीजिएगा, हम लिखते हैं यूनानी साहित्य। ठीक है, साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य को, ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ से नोट कीजिएगा, मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, यहाँ पे साइंडोकोटस कहा जाता था। ठीक है, साइंड्रोकोटस, ठीक है, ड्रोकोटस कहा जाता था। ठीक है, कहा गया है, ठीक है, सॉरी, कहा गया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और देखिए हम आपको बता दें कि इसमें और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको नोट करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह जो है शासक जो है, एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, चलिए मैं बताता हूँ कि यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यहाँ से देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस पॉइंट को नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट यह आ रहा है यहाँ पे देखने को कि 305, ठीक है, 305 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य का सिकंदर के सेनापति, ठीक है, सिकंदर के सेनापति, ठीक है, नोट कर लो, सेनापति, जिसका नाम था सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस ने, सॉरी, सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ, के साथ युद्ध हुआ, जिसमें नोट कर लो यहाँ से कि जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है विजयी हुए। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए। ठीक है, विजयी हुए। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, जब यह चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया तो सेल्यूकस ने संधि कर ली और अपने कैनेलिया, यानी कि कहीं कहीं पे कैनेलिया को हेलेना कहा जाता है, यानी कि जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, उसका शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और साथ में 300 हाथी का भी भेंट दिया उनको। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। मैं जितना कह रहा हूँ आप उसे प्लीज़ नोट कर लेना, बस नोट करके उसको बार बार रिवीजन करते रहना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना सारे पॉइंट को अगर नोट कर लेते हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इतना से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा
और अगर इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक जो हैं आपसे छूट जाते हैं तो हम लोग उसको एमसीक्यू के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, बट इतना आप ज़रूर नोट करना चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिंदुसार को, ठीक है। किसको? बिंदुसार को देखते हैं। 2 नंबर पे जो हमारे हैं क्या है, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है, जिनका शासनकाल जो है 298 से लेकर के 273 बीसी के मध्य था। इनसे भी जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख करके अब आगे बढ़ जाएंगे अशोक। और अशोक के बाद हमारा यह जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले बिंदुसार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपके हर एक टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए बिंदुसार जो है ना, यूनानी यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपनी रचनाओं में अभी क्या यहाँ पे देखिएगा, अभित्रोकेटस की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है तो यूनानी इतिहासकार जो हैं वह बिंदुसार को अपनी रचना में क्या दिए हैं, अभित्रोकेटस, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, ठीक है। तो यहाँ पे यह पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आगे जो आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, आगे अगर आप बढ़ते हैं तो देखेंगे, देखिए बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सेन शब्द और बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार नाम का प्रयोग किया गया है, जो कि मैं इसको यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा कई यह इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार को वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, इसके साथ ही साथ वायु पुराण में लिख लो भद्र सार, ठीक है, भद्र सार तथा जैन ग्रंथ। चलो देखो जैन ग्रंथ, अब बताओ जरा मुझे कमेंट करके, जैन ग्रंथ जो है क्या है इसका नाम, जैन ग्रंथ का ग्रंथ में क्या कहा गया है, देख लो यहाँ पे लिख लो सेन कहा गया है, ठीक है, सेन। और नेक्स्ट चलोगे, नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध जो है ग्रंथ हैं हमारे, ग्रंथ में यह इनको कहा गया है बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार कहा गया है। तो यह पॉइंट नोट कर लेना, मैं जैसे लिखा हूँ वैसा ही लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या किसको कहते हैं, किस में क्या कहा गया है। शॉर्ट नोट्स बनाने का यही एक मात्र तरीका है कि कुछ की पॉइंट के साथ ऐड करना अपने नोट्स में, ठीक है। देखिए बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। इस संप्रदाय में संस्थापक मखिली गोसाल माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार कौन जो हैं शासक को मानते थे, तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार जो हैं यह आजीवक, ठीक है, आजीवक जीवक धर्म, ठीक है, धर्म को मानता है, ठीक है, मानते थे, ठीक है, मानते थे। तो इतना नोट कर लेना कि बिंदुसार जो हैं अपने आजीवक धर्म को मानते थे, इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका संस्थापक कौन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था, तो लिख लो, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिंदुसार, ठीक है, यहाँ लिख लो बिंदुसार के शासन काल में, के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ।
फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर नोट करना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्लासेस के माध्यम से, ये सभी के सभी टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इस बात को समझ रहे होंगे तो प्लीज़ इसको नोट करना, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको तब समझ में आएगा जब वह CHS में सेलेक्ट नहीं होंगे तब। ठीक है, चलिए इतना मैं कह दिया, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्य दान में पता चलता है कि बिंदुसार के समय में 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, जो इतना डीप जाकर आपसे पूछने वाला नहीं है, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिएगा। देखिए पहले विद्रोह इतना भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पहले विद्रोह को किसने दबाया और बाद में किसको भेजा गया दबाने के लिए। ठीक है, देखिए आता है पॉइंट यहाँ पे, स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। यह इम्पोर्टेंट है, क्या है यह इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं स्ट्रैबो के अनुसार इसको नोट कर लो। स्ट्रैबो के अनुसार यूनानी शासक, ठीक है, शासक जिनका नाम था एंटियोकस प्रथम, लिख लो ऐसे करके, एंटियोकस प्रथम ने, ठीक है, प्रथम ने बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, प्लीज नोट कर लो क्या है एक मिनट वेट करना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको मिटाकर अच्छा से लिखते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, बिंदुसार, ठीक है। देखिएगा यहाँ से बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, के दरबार में यहाँ पे जो है डाइमेकस, ठीक है, डाइमेकस नामक राजदूत, ठीक है, नामक राजदूत भेजा गया। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से राजदूत थे, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि डाइमेकस जो है वह इनके शासन में आया था यूनान के द्वारा, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है, इतना आप ज़रूर नोट करना और यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि देखिए वो भेजा था, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा डीप आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग आगे अब नेक्स्ट जो देखेंगे, थोड़ा सा एक बात मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इससे ज़्यादा आपको आगे कुछ नहीं जानना है। अब आगे आपको जानना है अशोक के बारे में। क्या जानना है? अशोक जो है इनके बारे में जानना है। यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अशोक जो है ये भी अशोक सम्राट जिन्हें जाना जाता था अशोक सम्राट के नाम से। तो चलिए हम इनको देखते हैं, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। इनका जो शासनकाल है 273 BC से लेकर के 232 BC तक यहाँ पे इनका जो है शासनकाल है। चलिए देखते हैं। वैसे तो अशोक 273 BC में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था, परंतु करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज अभिषेक करीब 269 ईसा पूर्व में हुआ है। इस पॉइंट से आपको कुछ नहीं लेना है, बट एक समझने की व्यू से आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो मैं बोल दिया हूँ, इसको आप एक बार सुन ली हो तो थोड़ा रिकॉल करते रहना इस बात को, ठीक है। देखिए अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से
संबोधित किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो अभिलेख, ठीक है, अभिलेख, अभिलेख में इनको क्या क्या कहा गया है? अशोक को देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, इसके आगे जो है देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है, देव नाम, देख लो यहाँ से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक नोट करना जो मैं बातें बोलता हूँ उसको भी। देवा नाम प्रियदर्शी, ठीक है, प्रिय दर्शी, ठीक है, इसको नोट कर लेना, नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है। यहाँ से यह जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अशोक का नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो मास्की जो अभिलेख है वहाँ से आपको देखने को मिलता है। क्या है? सर्वप्रथम मास्की, ठीक है, जिस अभिलेख का नाम है मस्की, सॉरी मास्की नहीं, मस्की अभिलेख, ठीक है, अभिलेख, लेख से अशोक का नाम मिलता है, नाम मिलता है, ठीक है, कि ये राजा का नाम अशोक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे चलेंगे तो देखेंगे गुर्जर लेख में भी इनका नाम अशोक ही मिलता है, बट इसको आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। आगे आता है कि कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की तथा नेपाल में लालीपतनाम नगर बसाया। इस पॉइंट को नोट कर लो, जो कलहन की राजतरंगिणी, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं बता दूं, आपसे कहीं पूछ लिया जाएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक किसकी लेखक है, तो बताना कलहन, ठीक है, कलहन की है, ठीक है, इसको नोट करना। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वह कलहन के द्वारा लिखा गया है। और यह पॉइंट जो मैं बताया हूँ कि यही जो बुक है राजतरंगिणी, इसमें बताया गया है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक, जो अभी श्रीनगर नाम से प्रसिद्ध है, जो श्रीनगर जो है शहर, वह अशोक के द्वारा वहाँ पे बसाया गया है। तथा जो यहाँ आएंगे, आप नेपाल में चलेंगे तो नेपाल में ललितपत्तनम नगर जो बसाया है वह अशोक के द्वारा बसाया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मगध का विकास है मौर्य राज्यवंश के समय कितना अधिक विस्तृत था, कितना ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ हमारा जो मगध मौर्य वंश के काल में, ठीक है। तो यह पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलोगे तो देखोगे कि अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष में, ठीक है, अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि कलिंग युद्ध के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिएगा, इसको मैं लिखाता हूं, अशोक, ठीक है। चलिए, अशोक ने अपने, ठीक है, अपने, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, क्या क्या है, अभिषेक, अभिषेक के 8वें, ठीक है, 8वें वर्ष में लगभग यानी कि 261 BC, ठीक है, में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लेना, वीवीआई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पॉइंट को ज़रूर नोट करना आप लोग, ठीक है। तो यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना, ठीक है। देखिए,
अब वहाँ यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग पे किस राजवंश का शासक था, तो वहाँ पे नोट कर लेना, नंद राय नाम का एक राजा था जिसका शासन वहाँ पे होता था। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है। देखिए कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, वह एक मतलब 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से पॉइंट एक बनता है कि अशोक ने मेरी घोष को सॉरी चलिए मेरी घोष को त्याग कर धम घोष को अपनाया। यह इम्पॉर्टेंट है, इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इतना ही आपको जानना चाहिए मौर्य वंश से रिलेटेड। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और बच्चे जो भी इम्पॉर्टेंट होगा और इससे ज़्यादा होगा तो हम आपको MCQ के माध्यम से उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मौर्य वंश है अब कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मौर्य वंश आपका मौर्य वंश अगर इतना आप पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इस क्लासेस को देखने के बाद आप हमारा MCQ लाइव सेशन हर रोज़ रात को चल रही, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे अगर रात को आएंगे तो प्लीज़ आकर लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।